एवरीवन, वेलकम टू क्लास टेस्ट जूनियर्स। आज हम क्लास 9th के इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का एक नया टॉपिक करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे एंड दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो हम एक ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जिस ग्रुप एक्टिविटी से हमें ये पता चलेगा किस टाइप के मिक्सचर्स हम पढ़ेंगे या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स अवेलेबल नाउ। सो ग्रुप 1 को क्या करना है, ग्रुप 1 को कुछ क्रिस्टल्स लेने हैं कॉपर सल्फेट के एंड उसको वाटर में डिसॉल्व करना है। ग्रुप बी को 1 स्पैचुला लेना है। जहां पर ग्रुप ए ने सिर्फ कुछ क्रिस्टल्स लिए थे कॉपर सल्फेट के, ग्रुप बी को पूरा एक स्पैचुला लेना है फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। नाउ ग्रुप सी हैव टू टेक chalk powder और wheat flour and they have to dissolve it in water. Whereas group D have to take few drops of milk or ink and they have to dissolve it in water. Now हर ग्रुप ने कुछ चीज लिया, कुछ सब्सटेंस लिया या कुछ मिक्सचर लिया एंड उसको पानी में डिसॉल्व किया। नाउ वी हैव टू सी सम सर्टेन ऑब्जर्वेशंस, सो लेट्स ऑब्जर्व। सो सबसे पहले चारों ही ग्रुप को क्या ऑब्जर्व करना है, दैट they have to direct a beam of light from the torch through the beaker containing the mixture and observe from the front. Was the path of the beam of light visible or not? What does that mean? That means कि ये आपका एक बीकर है, ये आपका कोई दूसरा बीकर है। आपको इस तरीके से टॉर्च पास करनी है एंड अगर आप नोटिस करोगे इस ए बीकर के अंदर आपको लाइट का पाथ नहीं दिख रहा, वेयर एज अगर आप इस तरीके से फ्रंट एंड से देखोगे, जिस तरीके से आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस तरीके से जब आप इन बीकर्स को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ए बीकर में आपको पाथ नहीं विजिबल हो रहा लाइट का, वेयर एज आपको बी बीकर में विजिबल हो रहा है। नाउ ये टाइप का पाथ कि क्या ग्रुप ए का पाथ विजिबल है या नहीं है, ग्रुप बी का पाथ विजिबल है या नहीं है, ग्रुप सी का पाथ विजिबल है या नहीं है, ग्रुप डी का पाथ विजिबल है या नहीं है, ये चारों ही ग्रुप को ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। नाउ अगला ऑब्जर्वेशन चारों ग्रुप्स को क्या लेना है, दैट दे हैव टू लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड। मतलब ना ही आपको उसको किसी चीज से मिक्स करना है या फिर आपको उस बीकर को छेड़ना है, आपको उसको अनडिस्टर्ब रखना है फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन सेट अप द फिल्टरेशन apparatus in the meantime. Is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? इसका क्या मतलब है, आपने नोटिस किया होगा अगर आप मिट्टी को पानी में मिलाओगे तो मिट्टी कुछ टाइम बाद नीचे सेटल हो जाती है, वेयर एज जब आप सॉल्ट या शुगर पानी में मिलाते हो तो वो प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाती है। अगर आप चेक भी कर सकते हो, आप पानी को मिट्टी में मिला के चेक करो तो अगर आप उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे तो वो नीचे बैठ जाती है, सेटल हो जाती है। तो अब आपको ये चेक करना है कि अगर आप इन चारों ही बीकर को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो तो क्या जो पार्टिकल्स है वो नीचे जाके सेटल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन these groups have to record is they have to filter the mixture. तो इन्हें मिक्सचर को फिल्टर करना है फिल्टर पेपर के थ्रू। नाउ फिल्टर पेपर हमारा इस तरीके का होता है जिसे हम कोनिकल शेप देंगे, हम इस तरीके की कोनिकल शेप उसे देंगे एंड इस कोनिकल शेप के फिल्टर पेपर से हम ये चारों ही ग्रुप के मिक्सचर को पास करेंगे, बट वी विल यूज डिफरेंट फिल्टर पेपर ऑब्वियसली एंड हम इस मिक्सचर को फिल्टर करेंगे और हमें चेक करना है कि क्या इस फिल्टर पेपर पर ग्रुप ए ने जब इस फिल्टर पेपर से अपने मिक्सचर को फिल्टर किया तो क्या यहाँ पे कोई रेसिड्यू बचा, एंड यही सेम हम ग्रुप बी से भी कहेंगे, सी से भी कहेंगे एंड डी से भी कहेंगे। तो चारों ही ग्रुप्स को ये ऑब्जर्वेशंस करनी है। नाउ पाथ इज विजिबल इन सी एंड डी। अभी अभी जो मैंने फोटो आपको दिखाई थी इस टाइप की, अब जो सी और डी ग्रुप है, मतलब सी और डी को इस टाइप का पाथ दिख रहा है, वेयर एज ए एंड बी को नहीं दिख रहा। ए एंड बी को ऐसा बीकर दिख रहा है अपना और सी एंड डी को इस टाइप का बीकर दिख रहा है। नाउ ग्रुप सी के केस में जो मिक्सचर है वो सेटल हो रहा है नीचे, अगर हम उसे कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें। अगर हम
कुछ टाइम के लिए उस बीकर को अनडिस्टर्ब छोड़ दे तो हमारे जो पार्टिकल्स है दैट मीन्स चॉक पाउडर या व्हीट फ्लार वो नीचे सेटल हो गया। अब मैंने एग्जाम्पल आपको क्या बताया था कि आप सैंड के साथ भी इस एग्जाम्पल को कर सकते हो और आपको रियलिटी दिखेगी कि किस तरीके से सेटल होता है। नाउ ग्रुप सी हैव रेसिड्यू इन फिल्टर पेपर। ग्रुप सी को अपने फिल्टर पेपर पर रेसिड्यू दिखा, इसके अलावा किसी भी ग्रुप को नहीं दिखा। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो हमें मिली। नाउ ग्रुप ए एंड बी इज अ सॉल्यूशन। ग्रुप ए और बी क्या है, ये दोनों ही सॉल्यूशन है। ग्रुप सी सस्पेंशन है एंड ग्रुप डी क्या है, ग्रुप डी कोलॉइडल सॉल्यूशन है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? That means mixtures are of three types. First is solution, second is suspension, third is colloidal solution. अब आपने देखा इन तीनों ही ग्रुप्स में अभी अभी हमने नोटिस किया पाथ विजिबिलिटी, हमने चेक किया कि वो सेटल होते हैं या नहीं होते, फिर हमने चेक किया कि फिल्टर पेपर पे हमें कोई रेसिड्यू मिलता है या नहीं मिलता है। ये सारी ही मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज होती है एंड अब हम इन्हें इंडिविजुअली हर केस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस मतलब होता है कि बहुत अच्छे से ये घुल जाते हैं, बहुत अच्छे से ये घुल जाते हैं। दैट मीन्स जैसे आपने नोटिस किया कि आपने जब सैंड या फिर चॉक पाउडर को पानी में डिसॉल्व किया था तो क्या हुआ था, वो कुछ टाइम बाद नीचे सेटल हो गया था। दैट मीन्स वो अच्छे से घुल नहीं पाया था, वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन पाया। दैट इज वाई वो नीचे सेटल हो गया था। वेयर एज सॉल्यूशन जो है वो सेटल नहीं हुआ था क्योंकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट। इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी। एक सॉल्यूशन में होमोजेनिटी होती है एट द पार्टिकल लेवल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट अगर आपने कभी नींबू पानी पिया हो, लेमनेड पिया हो, आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं होता कि आपने एक लेमनेड की सिप ली तो वो खट्टा है, आपने दूसरे सिप ली तो वो मीठा हो गया। ऐसा नहीं होता, वो पूरे टेस्ट उसका सेम रहता है बिकॉज वो होमोजेनियस होते हैं। जो लेमनेड है, जो नींबू है, वो पानी में एक अच्छे लेवल से घुला है, पार्टिकल लेवल पर वो घुल चुका है। वो ऐसा नहीं है कि कहीं कम घुला है कहीं ज्यादा घुला है, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर जो शुगर हम डिसॉल्व करते हैं वो भी एक प्रॉपरली डिसॉल्व होती है। ऐसा नहीं होता कि शुगर, लेट्स सपोज ये हमारा वाटर है तो ऐसा नहीं होगा आपका कि शुगर यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, शुगर आपकी इक्वल होगी। इसी तरीके से लेमन भी आपका लेमनेड में इक्वल होगा। तो मतलब आपको टेस्ट सेम मिलेगा क्योंकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, वो एक प्रॉपर डिसॉल्व हुआ है। नाउ सॉल्यूशन कैन बी लिक्विड कंटेनिंग सॉलिड। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन जो है उसमें लिक्विड हो सकता है एंड लिक्विड के अंदर सॉलिड हमने डाल रखा है, डिसॉल्व कर रखा है, जैसे कि सॉल्ट हो गया या शुगर हो गया। या फिर वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। व्हाट डज दैट मीन? जब हम एक टर्म सॉल्यूशन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि वो एक लिक्विड सॉल्यूशन ही हो सकता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। सॉलिड सॉल्यूशंस भी पॉसिबल है एंड गैसियस सॉल्यूशंस भी पॉसिबल है। लिक्विड सॉल्यूशंस तो हम सबसे ज्यादा देखते ही हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल है एलॉय। एलॉय इज अ टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशंस के भी काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपकी एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा कि गैसियस सॉल्यूशंस कौन से होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी में से ये निकालना है, ये आपको सॉल्यूशन के टॉपिक में ही मिलेगा कि कौन से गैसियस सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर गैस के अंदर हमारा कुछ मिला होता है। जैसे कि यहाँ पर मेन कंपोनेंट क्या होता है, लिक्विड। यहाँ पर क्या है, मेन कंपोनेंट सॉलिड होता है, यहाँ मेन कंपोनेंट गैस होता है। तो आपको एनसीईआरटी से फाइंड आउट करना है गैसियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं और कौन से होते हैं। नाउ अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया
कि लार्ज क्वांटिटी, मतलब लिक्विड सॉल्यूशंस में लार्ज क्वांटिटी लिक्विड की होती है, सॉलिड सॉल्यूशंस में लार्ज क्वांटिटी सॉल्यूशन की होती है, वेयर एज गैसियस सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी किसकी होती है, गैस की होती है। तो एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। तो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स रहते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो जो कंपोनेंट हमारा लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, एंड जो कंपोनेंट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि आपने वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स किया, तो वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्ट आपका सॉल्यूट हो जाएगा, बिकॉज सॉल्ट का क्वांटिटी कम है, वाटर का क्वांटिटी ज्यादा है। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये एक लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है जहां पर हमने पानी के अंदर शुगर को मिक्स किया। नाउ a solution of iodine in alcohol known as tincture of iodine। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बार बार इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये काफी ज्यादा पूछा जाता है कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन किसको बोलते हैं। सो इसे किसे बोलते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल को हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। नाउ aerated drinks like soda, water are gas in liquid solutions। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस, तो ये भी एक लिक्विड सॉल्यूशन का ही एग्जांपल हुआ, बट यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या है, गैस है। आपने देखा होगा सोडा या हमारे वाटर के अंदर, एरेटेड ड्रिंक्स के अंदर, जैसे कि कोला हो गया, कोका कोला हो गया, या फिर हमारी जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उसके अंदर गैस होती है। जब आप उस बॉटल को खोलते हो तो आपको रियलाइज होता है उसके अंदर गैस है। दीज आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। नाउ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। हमारे पास एक और सॉल्यूशन का एग्जांपल है, दैट इज एयर। एयर किसका मिक्सचर होता है, गैस एंड गैस का, बिकॉज हमने ये पढ़ा हुआ है एयर के अंदर कौन कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, एंड अदर गैसेस होती है इन स्मॉलर क्वांटिटी। नाउ लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज। सो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। सो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, दैट मीन्स दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. So the path of light is not visible in a solution. ये तो हमने एक्टिविटी में भी देखा था कि जो A एंड B बीकर था उसके थ्रू हम लाइट का पाथ नहीं देख पा रहे थे, एंड इसके पीछे क्या रीजनिंग है कि उनके पार्टिकल्स का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते क्योंकि उनके पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, एंड दैट इज व्हाई हमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है एक सॉल्यूशन में। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, अभी अभी हमने पढ़ा था, एक होता है सॉल्वेंट जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एंड उसके बाद होता है सॉल्यूट जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नाउ बिकॉज सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, वो इतने अच्छे से मिक्स होता है कि हम उसे एक मेयर फिल्टरेशन से नहीं सेपरेट कर सकते। हम सॉल्यूट को सिर्फ एक फिल्टरेशन प्रोसेस से नहीं सेपरेट कर सकते। यही रीजन है कि जब हमने एक्टिविटी में फिल्टरेशन किया था तो हमें फिल्टर पेपर पे कोई भी रेसिड्यू नहीं मिला था। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जब हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स को हमने सॉल्यूशन में देखा था, जब हमने ए बी सी डी बनाया था तो ए और बी हमारे सॉल्यूशन थे, और हमने देखा था जब हमने उसे अनडिस्टर्ब छोड़ा था तो ऐसा नहीं था कि वो पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन हो गए थे, बिकॉज सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन स्टेबल होता है।
तो कुछ टाइम अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद ऐसा नहीं होता है कि आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉल्यूशन की जो कि आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकती है। एंड बिकॉज अब आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई है तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों एक्टिविटी में ए एंड बी बीकर ने या ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ने ऐसी प्रॉपर्टीज दिखाई थी। ग्रुप ए एंड बी ने क्या दिखाया था, ना तो लाइट पाथ विजिबल था जो कि आप यहां पढ़ चुके, ना ही ऐसा हुआ था कि अनडिस्टर्ब छोड़ देने से पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए थे जो आप यहां पर पढ़ चुके, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हमारा स्टेबल होता है। एंड तीसरा आपने देखा था फिल्टरेशन प्रोसेस या फिल्टर पेपर पे आपने देखा कोई रेसिड्यू नहीं था, आपको कोई रेसिड्यू देखने को नहीं मिला बिकॉज ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं एंड इतना होमोजीनियस मिक्सचर होता है दैट आप इसको सिर्फ फिल्टरेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो। नाउ लेट्स सी दिस अगेन। Now, what is the difference between group A and group B? Now, you have noticed these both are solution. ये दोनों ही सॉल्यूशन है, बस यहाँ पर हमने कुछ क्रिस्टल्स लिए थे और यहाँ पे हमने फुल स्पैचुला लिया था, एक वन स्पैचुला फुल लिया था, बट ये दोनों है तो सॉल्यूशन ही। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा पानी ज्यादा हो तो हम क्या कहेंगे, मतलब अगर मेरा सॉल्यूट कम है, मेरा सॉल्यूट लेस है और सॉल्वेंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो हमने अपने सॉल्यूशन को क्या बना दिया, डाइल्यूट बना दिया। मतलब उसके अंदर पानी की क्वांटिटी काफी ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, ज्यादा है बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, बट ये सॉल्यूट ज्यादा है एंड सॉल्वेंट जो है वो इस तरीके से हमारा एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमारा पानी का क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से सॉल्यूट का क्वांटिटी कम रह जाता है। इवन दो सॉल्यूट का क्वांटिटी किसी कम पानी में ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर बिकॉज सिर्फ कुछ ही क्रिस्टल्स ले रहे हैं और पानी हम पूरा एक ग्लास ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ही केस में पानी तो 50 ml था, लेकिन यहाँ पर ज्यादा क्रिस्टल्स थे एंड यहाँ पर कम क्रिस्टल्स थे, यहाँ पर ज्यादा क्रिस्टल्स थे। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से आपको डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मिले। नाउ लेट्स सी एन एक्टिविटी। तो ये दो बीकर्स हैं हमारे पास, इन दोनों बीकर में सबसे पहले बीकर में मैं सॉल्ट डालूंगी, दूसरे बीकर में मैं शुगर डालूंगी। इन दोनों में ही लेट्स सपोज 50 ml वाटर है एंड मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला एंड मैं इसको डिसॉल्व करे जा रही हूँ। मैं इसके अंदर और सॉल्ट डाल रही हूँ और सॉल्ट डाल रही हूँ और सॉल्ट डाल रही हूँ और डिसॉल्व करे जा रही हूँ। मैं इसके अंदर तब तक सॉल्ट डालती रहूंगी जब तक सॉल्ट जो और सॉल्ट में डाल रही हूँ वो मिक्स ना हो पाए। मतलब मैं इसके अंदर सॉल्ट डालती रहूंगी जब तक ये डिसॉल्व करता रहेगा। जिस पॉइंट पे ये डिसॉल्व करना बंद कर देगा सॉल्ट को, मतलब एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब आप सॉल्ट डालते रहोगे लेकिन वो डिसॉल्व ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप खुद सोचो कि एक पॉइंट आता होगा ना जिस पॉइंट पे आपका सॉल्ट घुलना बंद हो जाता होगा, डिसॉल्व होना बंद हो जाता होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 20, 25, 30 या फिर 100 स्पून डाल दो एक सॉल्ट की सिर्फ 50 ml वाटर में एंड वो फिर भी डिसॉल्व करता रहे। एक पॉइंट तो आता होगा जब सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाता होगा। जब वो पॉइंट आता है जब सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन बन जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो लेट्स सपोज यहाँ पर कुछ x अमाउंट ऑफ सॉल्ट हमने डाला होगा एंड उस पॉइंट के बाद ये सॉल्यूशन क्या बन गया होगा, सैचुरेटेड। अब मान लीजिए मैंने इसके अंदर शुगर तब तक डाला जब तक मेरा जो और शुगर में डालू वो डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। मतलब
मैं इसका सैचुरेटेड पॉइंट ले आऊं, एक सैचुरेशन पॉइंट ले आऊं कि अगर और शुगर मैंने डाली तो वो शुगर डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, तो मैंने इस सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट में ले आई। एंड मान लीजिए मैंने इसके अंदर कुछ y शुगर डाला होगा, y अमाउंट ऑफ शुगर डाला होगा, एंड ये दोनों ही एक्टिविटी मैंने सेम टेम्परेचर पर की। मैंने क्या की? सेम टेम्परेचर पर। नाउ is the amount of salt and sugar that can be dissolved in water at a given temperature the same? Now the question is कि यहाँ पर मैंने जो x amount of salt डाली है और जो यहाँ पर मैंने y amount of sugar डाली है, क्या हमारा x और y इक्वल होगा इस टी टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर मैंने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया है? क्या मेरा x और y इक्वल होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर t, जिस टी टेम्परेचर पर मैंने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया है? सो इसका आंसर है नो, अमाउंट सेम नहीं होंगे, बिकॉज सॉल्ट एंड शुगर एक डिफरेंट कंपोनेंट्स रखते हैं, ये एक डिफरेंट सब्सटेंस है, ये डिफरेंट कंपाउंड्स है, डिफरेंट सब्सटेंसेस है, कंपाउंड्स है, मिक्सचर्स है, एलिमेंट्स है। तो सॉल्ट एंड शुगर जो है वो बहुत अलग है, तो इसका मतलब x एंड y इक्वल नहीं होगा। एंड x एंड y इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि कैन आई से दैट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन at a particular temperature is called as solubility। कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट, लेट सपोज इस बीकर में इस टाइम प्रेजेंट है, जब ये पर्टिकुलर बीकर सैचुरेटेड हो चुका है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये सैचुरेटेड हो चुका है, इसमें जितना सॉल्यूट इस टाइम प्रेजेंट है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर टी, इस अमाउंट को हम इसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। इसके ऊपर अगर हम इसके अंदर और सॉल्ट डालेंगे वो सॉल्ट नहीं डिसॉल्व हो पाएगी। तो जो अमाउंट इस टाइम इस सॉल्ट के अंदर है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एंड अंडर सम सॉल्वेंट अमाउंट, उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम इस सॉल्यूशन का क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी। क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी। तो ये हमारा हो चुका है क्या कि यस दिस इज नॉट ट्रू। नाउ हमें समझ में आ गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो पॉइंट जिस पॉइंट के बियॉन्ड हम अपना सॉल्यूट डालेंगे तो वो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। वेयर एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर अभी भी हम और सॉल्यूट डाल सकते हैं, अभी उसका वो पॉइंट नहीं आया कि और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? उस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ यहां पर अब हम कुछ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के फॉर्मूला पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के। तो सबसे पहला फॉर्मूला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। इसे हम कैसे निकालते हैं? इसे हम निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे हम निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसके बाद मास बाय वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम में कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, एंड देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कि कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। ना इस पे हमें क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी आ जाए। सो अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। नाउ हमें पता है मेरे पास सॉल्यूट कितना है, मेरे पास सॉल्यूट है 40 ग्राम, मेरे पास सॉल्वेंट कितना है, मेरे पास सॉल्वेंट है 320 ग्राम। दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, दैट मीन्स 360 ग्राम। अब हम निकालेंगे मास बाय मास परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9। तो आपका आंसर होगा 100/9। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 11.1%। नाउ ये 11% क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है दैट 100% सॉल्यूशन में 100% सॉल्यूशन में आपका 11.1% क्या है, 11.1% आपका सॉल्ट है। तो मतलब आपके 100% सॉल्यूशन के अंदर 11.1% क्या है, सॉल्ट। ये आपका कुछ इस तरीके से हमें डिनोट करके बता रहा है। नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन ताकि और क्लैरिटी आए। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water. Find its concentration at this temperature. This is very simple. आप यहाँ पर मास परसेंटेज निकालोगे। अब आप यहाँ पे मास परसेंटेज निकालोगे, आप मास वाला फॉर्मूला निकालोगे। ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपको ये भी मास में दे रखा है, ये भी मास में दे रखा है, इसलिए आप मास परसेंटेज लगाओगे। नाउ अब आप इसको डायरेक्ट नहीं करोगे, आप इसमें स्टेप्स दिखाओगे, अदरवाइज आपके मार्क्स यहाँ पर पूरे नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपका सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, आपका सॉल्यूट है सोडियम क्लोराइड एंड वो कितना है 36 ग्राम। इसके बाद है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि कितना है 100 ग्राम। देन आपका मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ solvent, that means 100 plus 36 which will give me 136 gram. Now हम लगाएंगे अपना मास परसेंटेज का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ना ये सारे स्टेप्स आपको दिखाने पड़ेंगे, आपको ये फॉर्मूला भी इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो आपको एक पूरा मार्क्स मिलेगा। नाउ यहाँ आप लिखोगे 36, यहाँ आप लिखोगे 136 इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26.47। आपका आंसर क्या आ जाएगा 26.47। दैट मीन्स 100% सॉल्यूशन में आपका 26.47 क्या है, आपका 26.47 सोडियम क्लोराइड है। आप देखोगे कि 100 के अकॉर्डिंग तो 36% हुआ ना, बट ये तो वाटर है और हम पूरे सॉल्यूशन पे देखते हैं, एंड वाटर क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो 100 है, तो आपको ये नहीं सोचना 36 100 इंटू 100 तो 36% हो गया। नो, हम सॉल्वेंट पे डील नहीं करते हैं, हम सॉल्यूशन, हम पूरे मास ऑफ सॉल्यूशन पे डील करते हैं, और सॉल्यूशन का मास हमारा 36 प्लस 100 होगा। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। नाउ लेट्स सी सस्पेंशन. So a suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोल रही थी, दैट ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब ये प्रॉपरली मिक्स नहीं होते हैं, ये सस्पेंडेड रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेरा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये इस तरीके से सस्पेंडेड है। इसका क्या मतलब है कि जैसे मैं इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ूंगी, ये सारे पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, प्रॉपरली मिक्सचर में मिक्स नहीं है। नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट. पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज. क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है कंपैरेटिवली टू द सॉल्यूशन पार्टिकल्स, इसलिए हम इन्हें नेकेड आइज से देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. So the first property is suspension is a heterogeneous mixture. Now the second property is the particles of a suspension can be seen by the naked eye.
Now the third property is the particle of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. अब आपने वो एक्टिविटी देखी थी और आपने देखा था उस एक्टिविटी में जो ग्रुप सी थे, ग्रुप सी के पास था चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर। चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर को आप खुद पानी में मिक्स करना एंड उस सॉल्यूशन को देखना। वो सॉल्यूशन ऐसा होगा कि वो पूरा थ्रू आउट सेम नहीं होगा, मतलब वो चॉक इस तरीके से पानी में डिसॉल्व नहीं होगी दैट वो थ्रू आउट पार्टिकल लेवल पे होमोजिनिटी मेंटेन करेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसके बाद आप इन पार्टिकल्स को आराम से आंख से देख पाओगे, अपनी नेकेड आईज से देख पाओगे, तो आपको पता चल जाएगा इनके पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है। बिकॉज इनके पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, they can scatter a beam of light, and because they can scatter a beam of light, the path of light is visible. and क्योंकि अगर हमें सस्पेंशन को अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा। जैसे ही वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा हमारा सस्पेंशन टूट जाएगा, और जैसे ही हमारा सस्पेंशन टूट जाएगा इट कैन नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट ये तब तक ही स्कैटर करता है या पाथ तब तक ही विजिबल होता है जब तक ही सस्पेंशन रहता है। जैसे ही आप इसे अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे और इसके पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, इट वोंट स्कैटर लाइट एनी मोर। The solute particles settle down when a suspension is left, we know this, and that means a suspension is unstable. ये सेटल डाउन हो रहा है, ये यही बताता है कि जो हमारा सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है। जैसे हमने उसे अनडिस्टर्ब छोड़ा, मतलब जैसे हमने उसे डिसॉल्व करना बंद कर दिया या हमने उसे मिक्स करना बंद कर दिया, वो जाके नीचे सेटल हो गया, दैट मीन्स इट इज अनस्टेबल। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। ये फिल्टरेशन के प्रोसेस से बड़ी इजिली सेपरेट डाउन हो जाते। अब हमने देखा था ग्रुप सी ही एक ऐसा ग्रुप था जो कि हमें सेटल दिखा रहा था, मतलब हमारे पार्टिकल सेटल डाउन हो रहे थे, या फिर हमें रेसिड्यू मिला था फिल्टर पेपर पे। तो रीजन हमें समझ में आ गया, बिकॉज इनके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है एंड इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ let's see what are colloidal solutions. So the first point is the particles of a colloid are uniformly spread out throughout the solution. Due to the relatively smaller size of particles as compared to that of a suspension, the mixture appears to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk. जो हमारे colloid के particles होते हैं वो uniformly spread होते हैं, इनके पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज के कंपेयर में, इसलिए ये मिक्सचर हमें लगता है होमोजीनियस, बट ये इन जनरल या इन रियलिटी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल होता है मिल्क। नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट, दिस पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। इसका मतलब ये है दैट कोलॉइडल सॉल्यूशन कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। मतलब अगर आप एक बीकर से टॉर्च यहाँ पर रखोगे तो आपको यहाँ पे, अगर आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इस बीकर में लाइट का पाथ विजिबल दिखेगा, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपको बहुत इजीली दिखेगा। नाउ टिंडल इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक टर्म मिली है टिंडल इफेक्ट। The scattering of a beam of light is called Tyndall effect. Now, what is Tyndall effect? Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. आपने देखा होगा कि अगर आप एक रूम में हो और एक रूम में लेट्स सपोज कहीं से एक छोटे से होल से कोई रोशनी आ रही है, तो आपको वो पार्टिकल्स बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। अगर आप उन पार्टिकल्स को देखोगे आपको वो पार्टिकल्स बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। एंड ये होता क्यों है, ये लाइट की स्कैटरिंग होती क्यों है, क्योंकि डस्ट और स्मोक एयर में प्रेजेंट होती है।
टिंडल इफेक्ट इज बेसिकली कि आपको लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। एंड आपको लाइट का पाथ विजिबल क्यों होता है, अभी अभी हमने समझा, बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड द स्मोक इन द एयर। ये जो पार्टिकल्स है ये प्रेजेंट होते हैं एंड ये पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट की स्कैटरिंग के लिए। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट के केस में जो हमने रूम का एग्जांपल लिया, तो रूम में वो जो स्मॉल होल से लाइट आ रही है और उस लाइट में हमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं और लाइट का पाथ प्रॉपरली दिख रहा है, वहां पर जो पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल है दैट आर डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। Now let's study about the properties of a colloidal solution. A colloidal solution or a colloid is a heterogeneous mixture. The size of particles of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes. इनके पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है इसलिए हम इन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. इनके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें ये आंखों से नहीं दिखते, बट ये इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि ये लाइट के पाथ को स्कैटर या फिर स्कैटर नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमारे जो कॉलोइड्स के पार्टिकल है वो बिग होते हैं। They do not settle down when left undisturbed. हमने ये एक्टिविटी में भी देखा था दैट ग्रुप डी के साथ ऐसा नहीं हुआ था कि उनके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए थे। दैट मीन्स अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। तो कोलॉइड स्टेबल है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। ये सिर्फ एक फिल्टरेशन के प्रोसेस, एक सिंपल फिल्टरेशन के प्रोसेस से हम कोलॉइड सॉल्यूशंस को सेपरेट नहीं कर सकते, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रिफिकेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। हम एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम सेंट्रिफिकेशन कहते हैं। इस पर्टिकुलर टेक्निक से हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। नाउ common examples of colloids, these are very important. So what is dispersed phase? So dispersed phase is basically like a solute in a solution, and dispersed medium is like a solvent in a solution. तो जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, इसी तरीके से कोलॉइड में सॉल्यूट की जगह होता है डिस्पर्स्ड फेस एंड सॉल्वेंट की जगह होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। नाउ व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड द डिस्पर्स्ड मीडियम, दैट मीन्स सॉल्वेंट बेसिकली जिसका क्वांटिटी ज्यादा है, वो अगर गैस हो, पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने फॉग या क्लाउड देखा हो तो आपको रियलाइज होगा फॉग जो होता है, फॉग में क्या होता है, फॉग में गैस के अंदर छोटे छोटे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। तो फॉग क्या है, लिक्विड इन गैस। सो गैस इज अ बिगर थिंग, लिक्विड उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सो दिस इज गैस एंड गैस के अंदर छोटे छोटे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, इसे हम फॉग कहते हैं। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। एंड लिक्विड इन गैस को हम क्या कहते हैं, एरोसॉल। सॉलिड इन गैस को भी हम एरोसॉल कहते हैं। एंड एक एग्जांपल है स्मोक। स्मोक में क्या होता है कि ये गैस है, गैस के अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एंड वो सॉलिड पार्टिकल्स गैस के अंदर होते हैं। नाउ गैस इज प्रेजेंट इन लिक्विड, गैस इज प्रेजेंट इन लिक्विड। जैसे शेविंग क्रीम, अगर आपने शेविंग क्रीम को कभी नोटिस किया हो, दैट इज लिक्विड बट उसके अंदर कुछ गैस है, उसके अंदर कुछ गैस है एंड इसे हम क्या कहते हैं, फोम। नाउ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड ही लिक्विड के अंदर है, जैसे कि मिल्क, जैसे कि फेस क्रीम, एंड इस टाइप को हम क्या कहते हैं, इमल्शन। नाउ द नेक्स्ट इज सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड जैसे कि मड एक एग्जांपल हो सकता है, एंड सॉलिड इन लिक्विड को हम कहते हैं सोल। नाउ द नेक्स्ट इज गैस इन सॉलिड, इसे हम क्या कहते हैं, फोम। एंड स्पॉन्ज एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे फोम का। स्पॉन्ज में आपने देखा होगा वो पूरा सॉलिड होता है, बट देन उसके अंदर वो जो स्पॉन्ज के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो थोड़ा थोड़ा वहां पे स्पेसेस होते हैं, उसके अंदर हमारी क्या फिल होती है, उसके अंदर हमारी गैस फिल होती है। नाउ लिक्विड इन सॉलिड, जब
एक सॉलिड के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जेल. एंड जेली इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल एंड चीज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जेल. कि हमारे चीज के अंदर क्या होता है, सॉलिड के अंदर लिक्विड जो है वो एक तरीके से सॉल्यूट का काम करता है. नाउ सॉलिड इन सॉलिड. सॉलिड इन सॉलिड को हम क्या कहते हैं, सॉलिड सोल. एंड इसका एग्जाम्पल है कलर्ड जेमस्टोन या फिर मिल्की ग्लास. एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. आपको इस टेबल को बहुत अच्छे से याद करना है. आपसे इस टेबल से लेके कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना है. एंड इसी के साथ हमने अपने टाइप्स ऑफ मिक्सचर खत्म कर लिया है. अब आपका काम है इस पूरे टॉपिक के नोट्स बनाना एंड इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करना. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.